हेलो स्टूडेंट। अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ओम्स लॉ तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम उस ओम्स लॉ के आगे के टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। मेरा नाम है रंजीत सिंह चौहान और आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस। टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस। इसको करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं कि रेजिस्टेंस होता क्या है। समझिए स्टूडेंट, रेजिस्टेंस क्या है कि माना कि मेरे पास ये एक कंडक्टर है, ये मेरे पास एक कोई कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में करंट फ्लो होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होंगे तो ही इसमें जो है करंट फ्लो होगा। यानी कि चार्ज में जब मूवमेंट आएगा, चार्ज जब फ्लो होगा तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं जो कि मूवमेंट करेंगे, फ्लो करेंगे। और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ कंडक्टर्स में बाउंड्री है कंडक्टर की। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तब ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में, ये इलेक्ट्रॉन जो है आपस में एक दूसरे से टकराएंगे। कंडक्टर की बाउंड्री से भी टकरा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इनका कॉलिजन हो सकता है एटम्स के साथ में, आयंस के साथ में जो प्रेजेंट है इस कंडक्टर में, जो आयंस इस कंडक्टर प्रेजेंट हैं उसके साथ भी इनमें कॉलिजन हो सकता है। अब जब ये इनमें कॉलिजन होगा तो जाहिर सी बात है कि इनका जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो अफेक्टेड होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो जाहिर सी बात है बाधित होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बाधित होगा तो करंट भी बाधित होगा। और इस बाधित होने की प्रक्रिया को ही, यानी कि जो करंट, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो अपोज कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को ही, कंडक्टर की इस प्रॉपर्टी को ही क्या कहा जाता है, इसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी को कहा जाता है रेजिस्टेंस, जो कि अपोज करती है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने को। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने को क्या करती है, अपोज करती है। और इस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की जो अपोज हो रहा है जिसकी वजह से करंट में भी अफेक्शन होगा, यानी करंट भी अफेक्टेड होगा उससे, और वो प्रॉपर्टी कहलाती है कंडक्टर की रेजिस्टेंस। तो हम लोग लिख सकते हैं रेजिस्टेंस के बारे में कि द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच it opposes the flow of current, किसका अपोज करेगी, इलेक्ट्रॉन, सॉरी, करंट के फ्लो होने का अपोज करेगी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का जब अपोजिशन होगा तो जाहिर सी बात है करंट के फ्लो को भी अपोज होना होगा, क्योंकि करंट फ्लो तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, यानी कि चार्ज फ्लो होगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने, इलेक्ट्रॉन्स में कॉलिजन हो रहा है आपस में, तो जाहिर सी बात है कि करंट में भी अपोजिशन होगी, यानी करंट को भी अपोज होना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यानी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो होने का अपोज करती है, करंट के फ्लो होने को रोकती है, वो क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस। देखिए स्टूडेंट, इसमें थोड़ा सा एक बात और जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से जो है करंट जो है अपोज हो जाता है, यानी करंट रुक जाता है, लेकिन ये नहीं होता कि करंट जो है बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। करंट इस पॉइंट से, यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पर फ्लो नहीं होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हो क्या जाता है कि मान लीजिए जो चार्ज, या सपोज कीजिए जो चार्ज जो है 5 मिनट में, या कह सकते हैं कि 5 सेकेंड में इस पॉइंट पर पहुंचना चाहिए था, वो उतना चार्ज जो है 5 सेकेंड में यहाँ पर नहीं पहुँच पाता है। कुछ चार्ज जो है आपस में कॉलिजन होने की वजह से उसकी स्पीड जो है स्लो हो जाती है, जिस वजह से वो उस टाइम तक यहाँ पर नहीं पहुँच पाता है। तो करंट फ्लो होगा, लेकिन क्या होगा, वो करंट जो है अपोज हो जाएगा, यानी थोड़ा सा अपोजिशन उस करंट में आएगा। किसकी वजह से, इन कॉलिजन्स की वजह से। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, क्या लिखते हैं,
अगर मैं इस रेजिस्टेंस को न्यूमेरिकली बताऊं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, हम लिख सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is numerically equal to the ratio of the potential difference across its ends to the current flowing through it। जैसे कि ओम्स लॉ में हमें बताता है, ओम्स लॉ में क्या बताता था कि I इक्वल टू होता था V अपॉन आर। I इक्वल टू क्या बताया था ओम्स लॉ में, I इक्वल टू V अपॉन आर, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड टू द करंट। अगर मैं इसको थोड़ा सा जो है अलग करके लिखूं, थोड़ा सा चेंज करके लिखूं, तो हम ये क्या लिख सकते हैं इसको, अगर मैं R की वैल्यू को ही अगर डिफाइन करना चाहूँ तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, R इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आई, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो। ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम। क्या होती है रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम। तो हम लिख सकते हैं एसआई यूनिट इज ओम। क्या होती है, ओम, OHM, जिसको कि हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ओमेगा से। किस सिंबल से डिनोट करते हैं हम, सिंबल है हमारे पास ओमेगा और वो सिंबल है E। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि एसआई यूनिट क्या है, ओम है, और ओमेगा सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमने आर के बारे में जाना कि आर क्या है, वो रेशियो है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर मैं इस 1 ओम को डिफाइन करूँ, इस 1 ओम की वैल्यू को अगर हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करें तो क्या आएगा, ध्यान समझे कि रेशियो है ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का। अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का, और करंट कितना लिया जाए, करंट लिया जाए 1 एम्पियर, तो उस समय हमारे पास ओम क्या होगा, वो होगा 1 ओम। क्या होगा, 1 ओम, यानी कि 1 ओम किसको रिप्रेजेंट करता है, हम लिख सकते हैं कि 1 ओम क्या है, 1 ओम इज द रेजिस्टेंस, 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, और इस कंडक्टर में क्या क्या क्वालिटी होंगी, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट जो कि अप्लाइड हो रहा है एंड 2 एंड्स के बीच में, और करंट कितना होगा यहाँ पर 1 एम्पियर जो कि 2 पॉइंट के बीच में फ्लो हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर सच दैट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस कितना बताया मैंने बताया आपको 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट एंड करंट इज 1 एम्पियर। ठीक है, तो हमारे पास ओम की वैल्यू कितनी होगी, 1 ओम होगी। देखिए यहाँ पर 1 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस कितना ले लिया 1 वोल्ट, और यहाँ पर करंट कितना ले लिया 1 एम्पियर, तो उस समय हमारे पास रेजिस्टेंस कितना होगा, वो होगा 1 ओम। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है रेजिस्टेंस जिसका फॉर्मूला हमने बनाया है R इक्वल टू V अपॉन आई, यानी कि हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस जो है वो रेशियो है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इस रेजिस्टेंस को अफेक्टेड करेंगे या जो रेजिस्टेंस को प्रभावित करेंगे, तो हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो ये हमारे पास हेडिंग है पहली,
वो फैक्टर्स जो रेजिस्टेंस को प्रभावित करेंगे। तो पहला फैक्टर है हमारे पास लेंथ। क्या है? लेंथ। वो भी किसकी? कंडक्टर की। तो हम डाल देते हैं लेंथ ऑफ द कंडक्टर। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। यानी कि अगर किसी भी कंडक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसमें रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि उस कंडक्टर में उतना ही कम करंट फ्लो होगा। यानी कि अगर हम कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा लेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। और रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो करंट जो है उतना ही कम फ्लो होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर की। लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अगर लेंथ ज़्यादा होगी कंडक्टर की तो क्या होगा? रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा लेंथ करते जाएंगे उतनी ज़्यादा जो है रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी। अगर लेंथ जो है दुगनी कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। ठीक है, अगर लेंथ हाफ कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। इस बात का न्यूमेरिकल करते समय हम लोग ध्यान रखेंगे। क्या बताया मैंने? कि अगर लेंथ दुगनी हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी दुगना हो जाएगा। अगर लेंथ किसी भी कंडक्टर की हम हाफ कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी उस कंडक्टर का कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जितना लंबा वायर उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। शॉर्ट वायर में जो है रेजिस्टेंस कम होता है। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि कंडक्टर की मोटाई। कंडक्टर कितना मोटा है, कितना पतला है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसके बारे में हम जाने, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, और लिख देता हूँ ऑफ कंडक्टर। तो इसके बारे में जानेंगे। देखिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। यानी कि हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। देखिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हम लिखते हैं 1/a, यानी कि किसी के भी 1 के अपॉन में अगर हम जो लेते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि एरिया क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम। ठीक है, ये बात समझ में आई? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? उसका ठीक हाफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। यहाँ कुछ बात मैं लिख देता हूँ, इसके लिए कुछ टिप्स लिख देता हूँ जो कि आपको न्यूमेरिकल करने में हेल्प देंगी। वो टिप क्या है कि इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डबल्ड, अगर एरिया क्रॉस सेक्शन डबल हो जाएगा देन रेजिस्टेंस बिकम हाफ। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। ठीक है, दूसरी पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, जो कि न्यूमेरिकल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ, अगर एरिया क्रॉस सेक्शन क्या कर दिया गया है? हाफ कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? हाफ कर दिया गया है। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? जस्ट डबल हो जाएगा। बात को समझे, रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया क्रॉस सेक्शन। यानी कि अगर एरिया क्रॉस सेक्शन को बढ़ाया जाएगा तो रेजिस्टेंस उतना ही कम हो जाएगा, और एरिया क्रॉस सेक्शन को जितना कम किया जाएगा रेजिस्टेंस उतना ही बढ़ जाएगा। तो एरिया क्रॉस सेक्शन को हमने अब कितना कर दिया है? हाफ कर दिया है। देन रेजिस्टेंस विल गेट डबल। तो हम लिख सकते हैं देन रेजिस्टेंस विल गेट डबल्ड। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डबल्ड हो जाएगा। ठीक है, बात को समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ और समझिए इसी में, एरिया क्रॉस सेक्शन में ही, कि क्या है। बात को लिख देता हूँ पहले मैं। द रेजिस्टेंस जो है, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। बात को समझे इस चीज को, डायमीटर क्या कह रही है ये लाइन, नोट में लिख लीजिए, अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन में डाल देती है। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर, यानी कि रेजिस्टेंस जो है किसी भी वायर का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर, यानी कि इसके डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर, यानी कि डायमीटर के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। कैसे समझें इस बात को कि इफ डायमीटर ऑफ वायर इज हाफ, अगर हमने क्या कर दिया है, वायर ऑफ डायमीटर हमने क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ठीक उसका कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं द रेजिस्टेंस बिकम्स 4 टाइम्स, कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। अगर डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर हाफ हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ठीक उसका 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ आपको कि इफ डायमीटर इज डबल्ड, पहले हमने डायमीटर क्या किया था, हाफ किया था, तो ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो गया था। अगर हम डायमीटर को आप डबल कर देते हैं, पहले हाफ अब क्या कर दिया डबल, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया था इसमें 4 टाइम्स। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये हो जाएगा कितना, 1/4, क्या हो जाएगा 1/4। तो हम लिख सकते हैं इफ डायमीटर इज डबल्ड then its resistance becomes 1/4। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से अगर हम जो है वायर को ट्रिपल कर देंगे, ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/9 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है कैलकुलेशन करके इसको निकाल सकते हैं। मेन चीज़ क्या है आपकी कि रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डायमीटर, यानी कि डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर डायमीटर की बात आती है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है नेचर ऑफ द मटेरियल या नेचर ऑफ द कंडक्टर। नेचर ऑफ द कंडक्टर, देखिए हमने 9th क्लास में मेटल्स के बारे में पढ़ा था कि मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स। लेकिन क्या सभी कंडक्टर जो हैं इक्वली कंडक्टिंग करते हैं? मेटल जो हैं, क्या सभी मेटल्स इक्वली जो हैं कंडक्टिंग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को? नहीं करते हैं। ठीक है, हम ये जानते हैं कि कॉपर हमारा बहुत अच्छा गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, आयरन उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है। ठीक है, एल्युमिनियम भी हमारा बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सा मटेरियल है, उस मटेरियल के अकॉर्डिंग ही हमारे पास क्या है कि वो डिपेंड करता है कि किस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, किस में रेजिस्टेंस कम होगा। यानी कि करंट जो है किस में बहुत अच्छी तरीके से फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें रेजिस्टेंस कम है। अगर किसी में करंट जो है अच्छी तरीके से फ्लो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि नेचर ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है क्या, रेजिस्टेंस, यानी कि जैसा मटेरियल वैसा उसका रेजिस्टेंस। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा नेचर के ऊपर ही, कि हमने 2 वायर ले लिए हैं। वी हैव 2 वायर। अब इन वायर्स की हमने क्या क्या स्पेशलिटी रखी है? इन दोनों वायर्स की हमने क्या है, ये दोनों वायर्स इक्वल लेंथ के हैं और इक्वल डायमीटर के। यानी कि अभी तक जो हम 2 पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, कौन सा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो हमने क्या किया है, दोनों ही वायर्स की एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन भी हमने क्या ले ली है, बराबर बराबर ले ली है, और लेंथ भी दोनों वायर्स की हमने क्या ले ली है, बराबर बराबर। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं
इक्वल लेंथ एंड इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दो वायर ले लिए हमने जिसका लेंथ भी इक्वल है और एरिया क्रॉस सेक्शन भी इक्वल है। अब दोनों बातें जो इक्वल कर दी हमने, लेकिन जो हमने जो लिया हुआ है और डायमीटर भी हमने इक्वल कर दिया है। क्या कर दिया हमने, यहाँ पर थोड़ा सा मैं और बढ़ा दूँ, डायमीटर भी इक्वल कर दिया है, इक्वल डायमीटर। ठीक है, एरिया क्रॉस सेक्शन डायमीटर सब इक्वल है, सब इक्वल है इसके। तो क्या हुआ, और जो हमने वायर लिए वो कौन कौन से लिए हैं, वन वायर इज कॉपर एंड सेकेंड इज निक्रोम। क्या है, निक्रोम। निक्रोम बेसिकली एलॉय है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि इन दोनों में किस में रेजिस्टेंस ज़्यादा है और किस में कम है। तो देखिए रेजिस्टेंस जो है निक्रोम वायर में कॉपर वायर के कंपैरिजन में 60 टाइम जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, क्या होता है, निक्रोम वायर में कॉपर वायर के कंपैरिजन में रेजिस्टेंस जो है वो 60 टाइम ज़्यादा होता है। इसलिए हमारे पास जो है गुड कंडक्टर जो कैटेगरी में आता है वो क्या आता है, कॉपर। कॉपर क्या है, गुड कंडक्टर है कंपैरिजन टू निक्रोम वायर। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट आता है वो क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूंगा जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। अगर एग्जांपल मैं देना चाहूँ तो आप इससे समझ सकते हैं कि गर्मियों में जो लाइट्स आती है हमारे यहाँ, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो नॉर्मली सर्दियों के कंपैरिजन में कम आने लगती है। कम से मतलब मेरा उसकी जो पावर आ रही है वो कम आ रही है। ठीक है, वो उतनी जो है लाइट नहीं आती जितनी सर्दियों में आती है। उसके पीछे का कारण है टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर क्या करता है, बात को समझिए। देखिए हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की में जो मूवमेंट आएगी उसके पीछे का एक कारण जो है वो टेम्परेचर भी है, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जंप करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली मूवेबल आ जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स मूविंग करने लग जाएंगे तो इनमें कॉलिजन भी नॉर्मल के कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जब कॉलिजन बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है जो है चार्ज का फ्लो भी अपोज होगा, और चार्ज का फ्लो अपोज होगा तो नॉर्मल नेचुरली क्या होगा कि करंट भी कम हो जाएगा। तो यानी कि करंट जो है वो टेम्परेचर के बढ़ने पर कम हो जाता है, जिसके पीछे कारण क्या है कि टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिस कारण से करंट कम हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है, द रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, resistance increases on increasing temperature, टेम्परेचर के बढ़ने पर जो करंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे एक और नया टर्म जुड़ने वाला है हमारी स्टडी में, जो है रेजिस्टिविटी। क्या है, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी के बारे में मैं आपको बता रहा था। रेजिस्टिविटी क्या है समझे पहली बात को। अभी इससे पहले हमने जाना कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस जो है वो है जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज करती है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते हैं, बाउंड्री से टकराते हैं। इसके अपोज होने की वजह से करंट भी अपोज हो जाता है, यानी करंट भी बाधित होता है, उनमें ऑब्स्ट्रक्शन करंट में आती है। तो रेजिस्टिविटी क्या है, पहले इस बात को समझें, इस बात को। रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा कब, जब हमारे पास वायर होगा 1 मीटर लंबा और इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन होगा वो होगा 1 स्क्वायर मीटर। तब उस समय
करंट में जो ऑब्स्ट्रक्शन आएगा उस ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि उस रुकावट को ही हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। फिर से बात को समझें कि अगर मटेरियल की लेंथ 1 मीटर है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है तो उस समय करंट के ऑब्स्ट्रक्शन में यानी करंट में जो रुकावट आ रही है उस रुकावट को हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी। तो हम लिख सकते हैं इसमें कि द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस, रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली देखिए न्यूमेरिकली तो ये रेजिस्टेंस की इक्वली होती है, न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस। लेकिन मैंने आपको बताया कि रेजिस्टिविटी कब होगी कि जब हमारे पास मटेरियल की जो लेंथ है वो 1 मीटर होगी। तो रेजिस्टिविटी के बारे में आपको बता रहा था कि रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टिविटी जो है वो न्यूमेरिकली रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। लेकिन उस समय जब हम रेजिस्टिविटी का इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि रेजिस्टिविटी जब हम बोल रहे हैं तो उस समय हमारे पास मटेरियल की जो लेंथ है, ध्यान देने वाली बात यही है। देखिए स्टूडेंट ध्यान बिल्कुल से देना इस बात को, क्योंकि रेजिस्टिविटी कहीं प्रॉब्लम ना दे आपको। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि रेजिस्टिविटी क्या है कि अगर मटेरियल की लेंथ 1 मीटर है और उसका एरिया क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर मीटर है तो उस समय करंट में जो ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि जो रुकावट आएगी उसी को हम कहेंगे रेजिस्टिविटी। तो हम लिख सकते हैं कि इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए रॉड of that substance which is 1 meter long and 1 square meter in cross section, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी क्या है कि अगर मटेरियल की लेंथ 1 मीटर है और उसके जो एरिया क्रॉस सेक्शन जो है वो है 1 स्क्वायर मीटर तो उस समय करंट में जो ऑब्स्ट्रक्शन होगी वही रेजिस्टिविटी कहलाएगी। तो आइए इस रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले को हम लोग ड्राइव करते हैं कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला किस तरीके से ड्राइव होगा और रेजिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला आएगा। तो रेजिस्टेंस को जब हम पढ़ रहे थे, फैक्टर्स अफेक्टिव उसके पढ़ रहे थे, तो हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी। पहली चीज़ क्या थी कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर की, यानी कि रेजिस्टेंस क्या है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर को। इसको अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ तो दूसरी बात हमने क्या पढ़ी थी कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, यानी कि एरिया क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। जाहिर सी बात है कि अगर जो है किसी भी वायर का एरिया हम बढ़ा देंगे तो उनके एरिया बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स में जो कोलिजन हो रहा था उसमें कमी आ जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो 2 बातें हमने पढ़ी थी, पहली रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और दूसरा रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो हम यह देख रहे हैं कि दोनों ही बातें जो है में रेजिस्टेंस आ रहा है और दोनों ही अगर इक्वेशन को अगर मैं कंबाइन कर लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ऑन कंबाइनिंग हम लिख सकते हैं ऑन कंबाइनिंग इक्वेशंस वी गेट क्या मिल जाएगा हमें कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है स्टूडेंट। ओके, हम देख रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ रहा है तो इसको हम साइन को जब इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें एक क्या लेना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट वर्ड आएगा जो कि चेंज नहीं होता है वो होगा रेजिस्टिविटी। क्या होगा, रेजिस्टिविटी। R इक्वल टू रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को इस सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं। किससे नोट करते हैं, इस सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं। R इक्वल टू रो L अपॉन A। इसका सिंबल क्या है, रो सिंबल है। इसका क्या सिंबल है, रो। इस सिंबल को हम लोग कहते हैं रो, RHO, हल्की सी तिरछी सी P है, इसको हम कहते हैं रो सिंबल कहते हैं। R इक्वल टू रो L अपॉन A।
अगर इसी फॉर्मूले से मुझे जो है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला अगर बनाना है तो मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करूँगा। क्या चेंज हो जाएगा? फॉर्मूला क्या है हमारे पास? R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो मैं 1 मान लूँगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर ए इक्वल टू रो एल। एल यहाँ मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। यानी कि ये फॉर्मूला है किसका? और रेजिस्टिविटी का। यानी कि रो इक्वल टू क्या, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रो इक्वल टू रेजिस्टिविटी, रो इक्वल टू रेजिस्टिविटी, और आर इक्वल टू रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ए इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और एल इक्वल टू लेंथ ऑफ द वायर है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया हमारे पास आर इक्वल टू रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया। हम बात कर लेते हैं कि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आती है, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है। तो हम यूनिट बनाएंगे। हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, हमने बताई थी आपको, वो है ओम। क्या है? ओम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की यूनिट क्या है? वो है मीटर स्क्वायर। और लेंथ की यूनिट क्या है? वो है मीटर। ये सारी यूनिट हम यहाँ पर पुट करते हैं तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया क्रॉस सेक्शन की मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। मीटर से ये 1 मीटर चला जाएगा तो यहाँ जो है वो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या बनेगी? तो हम लिख सकते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। क्या होगी? यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। यहाँ पर रेजिस्टिविटी यूनिट क्या हो गई? ओम मीटर हो गई। रेजिस्टिविटी के बारे में बता दूं कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टिविटी जो है वो केवल और केवल नेचर ऑफ द मटेरियल पर ही डिपेंड करती है। तो मैं यहाँ पर नोट में लिख देता हूँ, स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखें कि रेजिस्टिविटी तो मैं आपको बता रहा था रेजिस्टिविटी जो है वो केवल और केवल नेचर ऑफ मटेरियल पर ही डिपेंड करती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रेजिस्टिविटी का हमारा यूनिट हो गई ओम मीटर, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया आर ए अपॉन एल। चलिए इस रेजिस्टिविटी के ऊपर हम लोग 1-2 न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर। पहला न्यूमेरिकल हमारा कि A6 ओम रेजिस्टेंस वायर, A6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप, इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग, डबल्ड अप बाय फोल्डिंग। कैलकुलेट न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। क्या किया गया है? एक वायर था हमारे पास जिसका रेजिस्टेंस था 6 ओम, और उस वायर को हमने क्या कर दिया है? फोल्ड कर दिया है। क्या कर दिया हमने? फोल्ड कर दिया है। 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग, उसको हमने फोल्ड करके क्या कर दिया है? डबल कर दिया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस कंडीशन में आपकी न्यू रेजिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, ध्यान रखें, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझें। सपोज कीजिए कि मेरे पास जो है एक वायर था, इसको मैंने क्या कर दिया? इस समय इस वायर की रेजिस्टेंस कितनी थी? वो थी 6 ओम। अब इस वायर को मैंने क्या कर दिया है? फोल्ड कर दिया है। तो इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हमारे पास 6 मीटर लंबा जो है वायर है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास 6 मीटर लंबा वायर है और इस समय इस वायर की जो लेंथ है वो L है, और यहाँ पर एरिया क्रॉस सेक्शन जो है वो है A। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, लेट इन वायर
लेंथ इज L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A। तो उस समय हमारे पास जो रेजिस्टेंस था वो था 6 ओम। तो हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला हमारे पास, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। क्या फॉर्मूला है, रो एल अपॉन ए। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास रेजिस्टेंस कितना था, 6 था, और रेजिस्टेंस यहाँ पर रो था, और लेंथ कितनी थी वो हमने L मानी थी, और एरिया क्रॉस सेक्शन में कितना माना था, A माना था। ये हमारी हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब फ्रॉम क्वेश्चन, ध्यान देना स्टूडेंट इस बात को कि फ्रॉम क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि हमने क्या कर दिया, उस वायर को डबल कर दिया है। अब डबल कैसे किया जाएगा, ध्यान रखें कि सपोज कीजिए वही वायर हमने माना है, ठीक है। इस वायर को अगर मुझे डबल करना होगा तो मुझे यहाँ से इस जगह से इसको यानी कि हाफ में से फोल्ड करना होगा। इसको हाफ में से क्या करना होगा, मुझे फोल्ड करना होगा। यहीं से ये फोल्ड होके क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। और जब ये डबल होगा, हाफ में से फोल्ड करेंगे, तो जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, L/2, यानी कि लेंथ कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। सपोज मान लीजिए अपनी तरफ से भी कि इस वायर को हाफ करके मैं क्या करूँगा, कोई भी चीज़ को मैं तोड़ रहा हूँ, तोड़ के डबल कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, उस समय उसकी जो लेंथ होगी वो कैसी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अब क्या होगा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा उस समय, एरिया क्रॉस सेक्शन, ये एरिया क्रॉस सेक्शन था, डबल होकर यहाँ पर आ गया, यानी कि ये हो गया इस तरीके से। तो यहाँ पर एरिया क्रॉस सेक्शन तो कितना हो गया, 2A हो गया, और लेंथ कितनी हो गई, हाफ हो गई। तो फ्रॉम क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया बिकम्स कितना हो जाएगा, 2A, एंड लेंथ बिकम्स कितनी हो जाएगी, L/2। लेंथ कितनी हो जाएगी, L/2। तो ऐसी कंडीशन में फाइंड करना है क्या, रेजिस्टेंस फाइंड करना हमें। तो वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो रेजिस्टेंस तो हमें फाइंड करनी है, रो सेम है, ठीक है, क्योंकि सेम वायर है, और लेंथ कितनी हो गई है, L/2 हो गई है, और एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया यहाँ पर 2A। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, R इक्वल टू रो एल अपॉन 4A। तो ये बन गई मेरे पास इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है, मुझे डिवाइड करना है ऑन डिवाइडिंग, क्योंकि मुझे R गेन करना है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाई इक्वेशन फर्स्ट। मुझे उस फर्स्ट इक्वेशन से इस सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। तो क्या मिलेगा मुझे, ध्यान रहे, R/6, इससे इसको कौन डिवाइड करेगा, 6 डिवाइड करेगा, तो R/6। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा रो इंटू एल इंटू ए अपॉन, क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ हो जाएगा 4A इंटू रो एल, 4A इंटू रो एल। तो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा अपने आप करने की प्रैक्टिस करेंगे कि ये फॉर्मूला इस तरीके से कैसे हो गया, क्योंकि अपॉन के अपॉन में हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा R/6। यहाँ से जो है A से A कैंसिल हो जाएगा, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, और L से L कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगा, तो हम यहाँ देख रहे हैं इस A से A कैंसिल हो जाएगा, इस रो से ये कैंसिल हो जाएगा, और इस लेंथ से ये L कैंसिल हो जाएगा। तो R/6 बचेगा हमारे पास 1/4। यहाँ क्या बचेगा, R/6 इक्वल टू 1/4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4R इक्वल टू 6, देन R इक्वल टू 6/4, और R की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.5 ओम। यानी कि जो नया रेजिस्टेंस आएगा हमारे पास वो आएगा 1.5 ओम। उम्मीद करता हूँ आज जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। हंसते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल गौरी क्लासेस। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।